ये जो बुक आपने लिखी है, तो राइटिंग अ बुक इज अ लॉन्ग जर्नी, किसी एक मोमेंट का नहीं होता है। तो ये कैसा रहा आपका ये पूरी जर्नी और आप इतने ज़्यादा मोटिवेट कैसे रहे? क्लैरिटी शुरू में नहीं होती है। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, अब हाइंडसाइड में मैं सोचूं कि 15 साल पहले मैंने सोचा था कि मैं किताब लिखूंगा। आपने पीएम मोदी, सीएम योगी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान इन सब के लेजेंड पर मैंने इन लोगों के नाम लिए शायद इसलिए कि मैं इनसे क्लोजली रेजोनेट कर पाया। तो इंटरनेशनल यानी आउट ऑफ कंट्रीज़ और इंडिया के कंट्रीज़ के कल्चर के बारे में थोड़ा-सा बताइए? एक बाहर के देशों में जो मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस रहा है वो सिस्टम ड्रिवन है, टेक ड्रिवन है। हिंदुस्तान में हम स्पिरिट ड्रिवन है। कंप्यूटर भी आया था, तभी लोगों के मन में बहुत डर था कि कंप्यूटर हमें रिप्लेस कर देगा और थोड़ा इसमें ये बता दें कि कंप्यूटर और बाकी चीज़ों के आना और एआई के आने का फ़र्क है। हर साल बजट पेश होता है फ़रवरी में कि मिडिल क्लास फैमिली उनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। देखिए, टैक्स का बजट तो हमेशा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहता है। लोग बात करते हैं टैक्सेशन, क्योंकि ये वो हल्का करता है। स्वागत है आप सभी का हमेशा की तरह कमाल जिंदगी प्रोडक्शंस में। मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा। आज का पॉडकास्ट ना तो सिर्फ इंटरेस्टिंग होने वाला है बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट, एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में काफी कुछ अचीव किया है और आज उनसे बात करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि वो ना केवल एक चार्टर अकाउंटेंट है, ना ही वो एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के लीडर हैं, बल्कि उन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है द मैजिक ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन लाइफ और वो बुक ये है। तो बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि ये जो पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है। तो मेरा सवाल सबसे पहले यहीं से शुरू होता है, क्योंकि आपने चार्टर अकाउंटेंट, साइबर लॉ, इवन आपने इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ों को देखा है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इस बुक को लिखने का उद्देश्य क्या रहा आपका? तो ये बुक, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी साक्षी, एंड थैंक्स टू कमाल ज़िंदगी। ज़िंदगी वाक़ई कमाल ही होनी चाहिए, तभी ज़िंदगी जीने का मज़ा है। कमिंग टू योर क्वेश्चन, राइटिंग दिस बुक एक दिन का निर्णय नहीं था। ये कई सालों का सोची-समझी मेहनत है। जब मैं देखता हूँ कि कई सारे लोग जो टैलेंटेड हैं, उनके पास हुनर है, बावजूद उसके वो अपने आप को कन्फ्यूज़्ड और खोया हुआ महसूस करते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे अपने और बाकी सक्सेसफुल लोगों के अनुभव इस बुक के द्वारा शेयर करने चाहिए, और अगर मेरी बुक लोगों की ज़िंदगी में गाइडेंस का काम करती है, तो क्यों नहीं? ये जो बुक आपने लिखी है वो एग्ज़ैक्ट किस मोमेंट, मतलब वो ऐसा क्या मोमेंट था? क्या ऐसा थॉट या एक ऐसी लाइन या किसी ने आपको कुछ ऐसी चीज़ बोली जो आपको एकदम से हिट की और आपने ये बुक लिखी? सो अगेन, राइटिंग अ बुक इज़ अ लॉन्ग जर्नी, किसी एक मोमेंट का नहीं होता है, और ये कई सोचे हुए समझे मोमेंट्स का सम टोटल है। मैंने देखा कि लोग को गाइडेंस अगर मिले तो उनकी पोटेंशियल वाक़ई उनको एक मकाम पे ले जा सकती है जहाँ पे वो एक एलिवेटेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ़ जी सकते हैं। और यही उद्देश्य है इस बुक का भी, कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे गाइडेंस, कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज़, कुछ ऐसे मूल मंत्र जो हम अपनी इंसानी ज़िंदगी में अप्लाई करें, तो वाक़ई हम अपनी ज़िंदगी को सार्थक और मोटिवेटिंग बना सकते हैं। जैसे कि इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शब्द का यूज़ किया है जी। और आपने भी आपका अगर अगर आपका करियर की बात की जाए, चार्टर अकाउंटेंट, बहुत सारी चीज़ों में आपने एक डाइवर्स करियर बिल्ड किया है। जी। तो ये कैसा रहा आपका ये पूरी जर्नी और आप इतने ज़्यादा मोटिवेट कैसे रहे इतने सारे चीज़ों में अपना योगदान देने के लिए? तो क्लैरिटी शुरू में नहीं होती है। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, अब हाइंडसाइड में मैं सोचूँ कि 15 साल पहले मैंने सोचा था कि मैं किताब लिखूँगा, या मैं आपको स्टूडियो में इस सवाल का जवाब दे रहा होऊँगा, तो शायद मुझे नहीं पता था। पर क्या पता था, एक उद्देश्य कि अपने आप को अपडेटेड रखना है, एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ जीनी है। डिग्री हमें एंट्री देती है, लेकिन हमारी रेगुलर अपडेट, रेलेवेंस, और साथ ही साथ हमें उसको डिसिप्लिन, अगर हम डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो हम दरवाजे पे पहुँचते हैं, जो भी हमारा उद्देश्य होता है। तो रेगुलर स्टडी उसी का एक हिस्सा थी।
चाहे वो मेरी एलएलबी की पढ़ाई हो, एलएलएम की पढ़ाई हो, एमबीए की पढ़ाई हो और आज मैं पीएचडी भी लगभग कंप्लीट होने वाली है। वो सब एक ज़रिए हैं कि अपनी चीज़ों को दोबारा पढ़ के अच्छे से समझना और उसको क्रियान्वित करना। बेसिकली बहुत सारे लोग जब अपना करियर शुरू करते हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, फैमिली प्रेशर भी होता है, सोसाइटी का प्रेशर तो होता ही है और काफ़ी सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। एक चीज़ पे हम फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। तो आपकी लाइफ़ में भी ऐसा कोई मोमेंट आया कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हुए, क्लैरिटी नहीं हुई, इतना सारा प्रेशर कभी आपके पास मतलब आपके सामने आया हो और आया भी तो कैसे हैंडल किया आपने? सच कहूँ तो प्रेशर तो चैलेंजेस तो ज़िंदगी का पार्ट ही है और मैं भी उससे इम्यून नहीं हूँ। मुझे भी कई सारी चैलेंजेस और ऐसी सिचुएशंस आई कि लगा कि बस अब तो हो गया। पर शायद जिस चीज़ ने मुझे ज़िंदा रखा वो ये था कि फ्यूचर की परेशानियों को तोड़कर उसको आज में जीना है। हुँ। लेट्स सी आज क्या करना है? फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या आज जो प्रॉब्लम होके हम फ्यूचर देख रहे हैं, उसमें ना आज सोचकर उसको आज में तोड़ना है। व्हाट इज़ द राइट नेक्स्ट स्टेप टुडे टू रीच टू माय गोल वो मैंने किया। फ्यूचर की प्रॉब्लम को आज में क्या डिसीज़न लेना है, उतने तक सोच के मैं आगे बढ़ता चला, तो शायद आगे बढ़ पाया हूँ। और चैलेंजेस तो बहुत सारे थे और कई बार ऐसा भी लगा कि बस अब शायद ना हो पाएगा। फिर उठे और चले और एक कदम एट अ टाइम देख के चलते रहे और शायद आज कहीं तो पहुँचे हैं। बेसिकली इस बुक में सबसे यूनिक और सबसे ख़ासियत क्या है? मतलब ऐसी कोई एक लाइन, कोई एक चैप्टर जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी करता है और आपने उस बुक में लिखा भी है और लोगों को भी इंस्पायर करे? मुझे लगता है द सेंट्रल थीम ऑफ राइटिंग दिस बुक वाज़ कि ये जो मनुष्य का जीवन मिला है हमको, ये बहुत ही मेहनत और तपस्या और बहुत ही क्या कहेंगे कि किस्मत के बाद मिलता है। ऐसा माना जाता है कि हमारे 84 लाख योनियाँ होती हैं हमारे शास्त्र और हमारे वेद में ऐसा लिखा है और मनुष्य की योनि जो है वो सर्वोत्तम मानी जाती है और वो ऐसी है जहाँ पे आप अपने को समझ सकते हैं और अपना मोक्ष के लिए भी सोच सकते हैं और अपना हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज और अपना दे सकते हैं। मुझे लगा कि हर एक आदमी जो भगवान ने यूनिक बनाया है, हर एक आदमी की अलग पहचान है, तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी ऐसे ही आम तरह से जी सकता है। उसको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि ये जीवन बहुत बड़ा गिफ्ट है और मैं चाहे कुछ भी करूँ, काम सिर्फ़ हमारे जीवन का एक हिस्सा है, हमारी ज़िंदगी नहीं है। हमें ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हम उस जीवन को एन्जॉय करें। अपने आस-पास, अपना घूमना-फिरना, अपना परिवार, अपना माहौल, उसको एन्जॉय करें। नौकरी, जॉब, प्रोफ़ेशन ये सब उसका हिस्सा है, ज़िंदगी नहीं है। तो हम उससे गलतफ़हमी में ना आएँ कि ये मेरी नौकरी नहीं लगी या मेरी नौकरी छूट गई या मेरी हुँ। पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई या मैंने बीकॉम नहीं कर पाया, अभी ये करना पड़ा या मैंने आज दूसरी जगह नौकरी कर ली, वो छोटी कंपनी है, क्या होगा मेरा? मेरा तो करियर ही खत्म हो गया। ये सब बहुत छोटे सवाल हैं, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। हमको ज़िंदगी देखनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ज़िंदगी का मकसद खुश रहना है। ये मेरे को कंपेलिंग थॉट था। इस बुक में आपने पीएम मोदी, सीएम योगी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान इन सब के लेसन्स का भी कहीं न कहीं आपने एग्ज़ाम्पल दिया है, तो इसको लेकर मतलब सिर्फ़ गिने-चुने लोगों का ही ऐड ऑन क्यों किया? और भी बहुत सारे लोग हैं। वैसे तो लिस्ट हुँ, बहुत लंबी है। लता मंगेशकर हैं, हाँ। तेंदुलकर हैं और बहुत सारे लोग भी हैं जिनके नाम मैंने नहीं लिए, पर मैंने इन लोगों के नाम लिए शायद इसलिए कि मैं इनसे क्लोज़ली रेज़ोनेट कर पाया और कहीं न कहीं यही स्पिरिट बाकी सब लोगों में भी है। इंडस्ट्रियलिस्ट में टाटा जी की बात करें, अंबानी जी की बात करें या बाहर स्टीव जॉब्स की बात करें, सबके अंदर वो कुछ बेसिक कॉमन फीचर्स हैं जो उनको एक सक्सेसफुल लीडर बनाते हैं। मैंने इन लोगों को चुना क्योंकि मैं इनके साथ रेज़ोनेट कर पा रहा था। एक चाय बेचने वाले से एक देश के प्रधानमंत्री तक का सफ़र एक अभूतपूर्व यात्रा है। बहुत आसान होता है कह देना कि चाय बेचने जी, का जो सफ़र है वो पीएम सोचो मोदी आप मतलब उसके बीच का वो कोई जर्नी नहीं समझ जी, पाता। जी, जी। एक मूवी भी आई थी जिसमें एक यूपीएससी एक आईएएस अधिकारी जी, बना तब 12th उसका फ़ेल। ब्रेकअप हो गया, कुछ ऐसा ही जी, था, एक जी, मूवी थी। जी। तो उसके बीच की जो कड़ी थी, जो भी उसने प्रॉब्लम फेस करी वो मतलब
लोगों को नहीं पता होता कि कितना पेन होता है, कितने सारे चैलेंजेस आते हैं और बहुत आसान होता है सोसाइटी, फैमिली को जज कर लेती है। यस। तो ज़ाहिर-सी बात है सर का कहना यही है कि इन सब चीज़ों को इग्नोर करो और अपने दिल की और अपने मन की सुनो और वही करो जो आपको सही लगता है। जी। आप एक टैक्सेशन एक्सपर्ट भी हैं और आपने इंटरनेशनल लेवल पे भी काम भी किया है। तो इंटरनेशनल यानी आउट ऑफ कंट्रीज़ और इंडिया के कंट्रीज़ के कल्चर के बारे में थोड़ा-सा बताइए? अम, देखिए बाहर के देशों में जो मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस रहा है वो सिस्टम ड्रिवन है, टेक ड्रिवन है। हिंदुस्तान में हम स्पिरिट ड्रिवन हैं और ख़ास बात ये है कि हिंदुस्तानी व्यक्ति, हिंदुस्तानी नागरिक बहुत जल्दी अडैप्ट करता है और इमोशनल इंटेलिजेंस का धनी है। मुझे लगता है यहीं से ग्लोबल लीडरशिप जो मोदी जी का सपना है 2047 का, विकसित भारत का, तो यहीं से निकलेगा। लेकिन थोड़ा हमें सिस्टम को और बीफ अप करना चाहिए और चीज़ों को प्रेडिक्टेबल बनाना चाहिए। आने वाला समय एआई का समय है और यकीनन हिंदुस्तान, भारत इसमें एक अभूतपूर्व भूमिका निभाने के लिए तैयार है। हमें थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। किस तरह की मेहनत? सिस्टम के लिए तैयार होने की। आज यूथ को समझना पड़ेगा कि एआई सिर्फ़ एक विकल्प नहीं है, हमें उसको सीखना पड़ेगा। एआई के टूल को चलाना सीखना पड़ेगा। हुँ। एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा। एआई सीखा हुआ आपका साथी आपको रिप्लेस करेगा। तो हमको वी हैव टू कम आउट ऑफ आवर स्लंबर एंड रियली वर्क हार्ड एंड अंडरस्टैंड हाउ टेक्नोलॉजी वर्क्स एंड इफ वी आर पुटिंग आवर बेस्ट एफर्ट्स we will remain relevant. Otherwise, lot of mundane activities, take my words, lot of mundane activities will go away with this new technology. And billions of dollars have been invested by people all across industries. And they're expecting a lot of activity which are being done by people which are repetitive in nature should go away. And human intelligence should be used only for creativity and value addition. हुँ। So, unless we prepare ourselves, unless we understand our subject very deeply, we cannot add our creativity to it. So, my humble request and urge to all the youngsters, please understand, spend time to connect yourself with the subject you want to career in. Then only आपकी बात कोई सुनेगा, then only आप genuinely अपनी creativity अपने काम पे ला पाओगे, नहीं तो मशीन तैयार है आपको रिप्लेस करने के लिए। हाँ, जब कंप्यूटर भी आया था तब भी लोगों के मन में बहुत डर था कि कंप्यूटर हमें रिप्लेस कर देगा और आप देखो जी। कंप्यूटर भी आया तब भी लोगों की ज़रूरत पड़ी। अब एआई आ गया है तो लोगों की ज़रूरत डेफ़िनेटली पड़ने वाली है और बस यही कहने का मतलब है कि हमें खुद को अपडेट करना पड़ेगा। जी। हाँ। थोड़ा इसमें ये बता दें कि कंप्यूटर और बाकी चीज़ों के आना और एआई के आने में थोड़ा फ़र्क है। एआई एक मशीनी दिमाग है, आर्टिफ़िशियल न्यूरल नेटवर्क। जैसे ह्यूमन ब्रेन काम करता है, वैसे एआई काम करता है। आज अ, उदाहरण के तौर पे चैट जीपीटी आप देखते हैं और फ्री चैट जीपीटी वर्ज़न भी आपको कितने सारे काम जो हैं आपके वो पूरे कर रहा है। ज़रा सोचिए, जो पेड वर्ज़न्स होंगे और जो चैट जीपीटी की एआई कंपनी की मंशा है कि आर्टिफ़िशियल जनरल इंटेलिजेंस के लेवल पे जाने की, जो एक आपको इंडिपेंडेंट एजेंट टाइप का बंदा जो आपके सारे काम करेगा। तो कहीं न कहीं हमें तैयार होने की ज़रूरत है। ये कंप्यूटर वाली क्रांति नहीं है, ये एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाली बात है। हमें एआई को समझना पड़ेगा और हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि हम इसको एक अच्छे सर्वेंट की तरह यूज़ कर पाएँ। नहीं तो देर नहीं लगेगी इसको मास्टर बनने में। हर साल बजट पेश होता है फ़रवरी में, तो जी। 2026 का बजट पेश होने वाला है और हमेशा आम जो जनता होती है, ख़ास करके मिडल क्लास फ़ैमिली, उनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और स्पेसिफ़िकली टैक्स को लेकर होती हैं, जो कई बार उनकी फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं। तो क्या रीज़न है जो फुलफ़िल नहीं हो पाती है उनकी? देखिए टैक्स का बजट तो हमेशा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहता है। लोग बात करते हैं टैक्सेशन क्योंकि सबकी जेब को हल्का करता है, फ़र्क डालता है तो लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं। पर हमें याद रखना पड़ेगा कि टैक्सेशन जो है वो इकोनॉमिक्स टैक्स लॉज़ जो है बजट इकोनॉमिक्स से बनता है, इकोनॉमी से चलता है, ना कि इमोशन से। हुँ। तो कई बार गवर्नमेंट को अफ़ोर्डेबिलिटी और एस्पिरेशन दोनों के बीच टाइट रोप वॉक करनी पड़ती है। तो अभी पिछले बजट में गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया कि आपकी 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स माफ़ कर दिया। ये बहुत ही अभूतपूर्व कदम था
और गवर्नमेंट काफ़ी अच्छी मेहनत कर रही है। आने वाले समय में भी हमें उम्मीद है टैक्स लॉज़ और सिंपल होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बेस बढ़ेगा। ओके, तो इस साल 2026 को लेके क्या एक्सपेक्टेशंस, मतलब क्या चीज़ें होने के चांसेस हैं? मुझे लगता है कि इंडिविजुअल टैक्सेशन में तो सरकार ने बहुत कुछ कर दिया है। 12,50,000 तक की आप अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन ऐड कर लें तो 12.5 लाख तक की इनकम पे आपको ज़ीरो टैक्स देना है। हुँ, तो इंडिविजुअल टैक्सेशन पे काफ़ी कुछ कर दिया है। अब मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट साइड में उनको पिलर 1, पिलर 2 जो ओईसीडी से रिलेटेड है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, पर उसमें अब नए इनकम टैक्स कोड 2025 में समाहित करेंगे कि हम कैसे ओईसीडी पिलर 1, पिलर 2 को अपने इनकम टैक्स एक्ट में एम्ब्रेस करके ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बन पाएँ, कि बाहर का आदमी अगर हमारे देश में आके हमारे देश से कमाई करे, आने-जाने का तो सिलसिला ही अब खत्म हो हुँ। गया, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। पर अगर अमेरिका में बैठा व्यक्ति हिंदुस्तान से कमाई कर रहा है, तो उसको यहाँ पे कमाई का शेयर देना पड़ेगा। बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेस हैं, वो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। कहीं न कहीं इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ भी सकता है। तो कितना परसेंट फ़र्क पड़ेगा और कितना परसेंट फ़र्क जो है आउट ऑफ कंट्री में देखने को मिलेगा? सो ये लोगों का कंट्रीज़ में जाना और आना इतना बड़ा सवाल नहीं है कि क्योंकि आपका टैक्सेशन और आपकी इनकम जहाँ आप कमाते हैं, वहीं पे आपको टैक्स देना पड़ता है। हुँ। मेन मुद्दा ये है कि बाहर देश में बैठे लोग जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज़ कर रहे हैं हिंदुस्तान की जनता को, तो हिंदुस्तान की सरकार को उसका टैक्स मिले, प्रॉपर मिले, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो मुझे लगता है सरकार की सारी कोशिश अब इस पे होगी आफ्टर लेजिस्लेटिंग न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब अगला नेक्स्ट स्टेप वही होगा। हर चीज़ पे टैक्स लग लग चुका है देखा जाए तो। और ज़ाहिर-सी बात है कि एजुकेशन पे भी टैक्स लगा हुआ है, सीएनजी पे टैक्स लगा हुआ है, डीज़ल, पेट्रोल सब पे टैक्स लगा हुआ है। हम लोग टोल टैक्स भी पे करते हैं। इतनी सारी चीज़ों पे हम टैक्स पे कर रहे हैं, सड़क को लेके टैक्स पे करते हैं, हाईवेज़ में भी टैक्स पे कर रहे हैं। तो आप इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? पहली चीज़ तो यही है कि एजुकेशन पे टैक्स लगना सही है या गलत है? देखिए एजुकेशन कोई लग्ज़री नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है। एजुकेशन को अफ़ोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाना है, काफ़ी प्रयास भी किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन में भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी काफ़ी एलोकेशन ऑफ फंड काफ़ी कुछ कर रहे हैं। पिछली बार भी बजट में काफ़ी अच्छा एलोकेशन किया है। तो एजुकेशन में हमें अफ़ोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाना है और सस्ता होना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये हमारा मेक इन इंडिया, विकसित भारत इन सब का सपना यही पूरा कर पाएगा। हमारा यूथ अगर तैयार होगा, तभी वो हमारे को आगे लेके जाएगा। वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो एजुकेशन पे सबसे बड़ा एम्फेसिस है। पर सर ऐसा भी तो है ना कि एजुकेशन जब यूथ को मिलेगी प्रॉपर तरीके से बिना टैक्स के, तो वो ईज़िली वो पढ़ भी पाएँगे। तो आपको नहीं लगता कि टैक्स एजुकेशन पे लगाना गलत है? मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ टैक्स में सरकार ने किया है, जिसके लिए हमें उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि टैक्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स वो जो आपकी पॉकेट को असर डाले, जैसे इनकम टैक्स। हुँ। तो इनकम टैक्स में हमने कहा कि 12.5 लाख तक अगर आपको कोई इनकम है, तो उसपे आपको ज़ीरो टैक्स देना है। कितनी बड़ी बात है। 12.5 लाख तक टैक्स कमाने के लिए 12.5 तक लाख की इनकम कमाने के लिए आपको कम से कम 5-7 साल मेहनत करनी पड़ती है। तो वो 12.5 लाख तक की इनकम पे जो टैक्स सरकार को पहले मिल रहा था, सरकार ने छोड़ दिया, माफ़ कर दिया। पर ये एक ऐसा बड़ा भी तो है स्टेप ना है। कि फ्री एजुकेशन की बात तो सभी मतलब गवर्नमेंट करती ही है। हालाँकि वो बात अलग है कि संसद में वंदे मातरम पे बात ज़्यादा होती है या बेरोज़गारी, महँगाई इस पे ज़्यादा बात नहीं होती है। पर फिर भी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जो बच्चे सड़क पे मतलब भीख माँग रहे होते हैं, हम देखते हैं अक्सर पेट्रोल स्टेशन के बाहर, उनकी जो उन्हें पढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर उनसे सवाल किया जाए, पूछा जाए तो उनके पास पैसे नहीं होते पढ़ने के लिए। तो आपको लगता है कि फ्री एजुकेशन है भी या नहीं है? और इस बेसिस पे टैक्स लगा देना एजुकेशन जैसी चीज़ मतलब एजुकेशन पे जो अधिकार है, शिक्षा हमारा अधिकार है, इस पे टैक्स लगाना गलत नहीं लगता? नहीं आपने जो उदाहरण लिया है थोड़ा डाइवर्स थोड़ा रेडिकल हो गया ये वाला, क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी बेसिक एजुकेशन को टैक्स फ्री करा हुआ है और मिड डे मील चलता है। बेसिक एजुकेशन किट और काफ़ी चीज़ें मुफ़्त भी मिलती हैं। मैंने बोला था कि एक टैक्स इनडायरेक्ट भी होता है, जैसे जीएसटी आज की डेट में इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो काफ़ी किताबों पे, पढ़ाई की चीज़ों पे उन्होंने टैक्स के रेट बहुत कम करे हैं अभी जो 22 सितंबर पर 2000। मैं सर हटाए तो नहीं है ना?
नहीं देखिए सरकार को बैलेंसिंग करनी पड़ती है क्योंकि पैसा टैक्स से आता है और उसी से ही पूरी सरकार, पूरी इकॉनमी चलती है। तो अगर पहले कोई चीज़ 18 थी, 12 थी, आज वो 5 हो गई है तो हमें उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। मानता हूँ ये बात आपकी कि एजुकेशन सस्ती होनी चाहिए या अगर हो सके तो फ्री भी होनी चाहिए। उन देशों में जहाँ पे डेवलप्ड हैं, वहाँ पे एजुकेशन फ्री भी है। पर आई थिंक इंडिया हैविंग 1.4 बिलियन पॉपुलेशन हमें थोड़ा टाइम लगेगा। जितना ज़्यादा हमारा टैक्स बेस बढ़ेगा, जितने ज़्यादा हमारे टैक्स पेयर्स रेगुलर इकॉनमी में आएँगे, सरकार के पास खूब पैसा आएगा तो हो सकता है संभवतः जो आप कह रहे हो सरकार के दिमाग में भी वही है और एजुकेशन को हर घर पहुँचाएँगे। जो बेचारे नहीं एक्सेसिबल कर पा रहे, उनके लिए उसके स्टेप्स उठाने चाहिए। आई एग्री विद यू। करियर में सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ क्या है? स्लो प्रोग्रेस या रॉन्ग स्पीड? मुझे लगता है सक्सेस का सही मायना है स्पीड विद डायरेक्शन। आपकी स्पीड बहुत तेज़ है लेकिन आप डायरेक्शनलेस हो, तो इट्स नथिंग बट अ बर्नआउट, राइट? अगर आपको सही डायरेक्शन नहीं मिला, तो आपकी सक्सेस शॉर्ट टर्म रहेगी। टू बी ट्रूली सक्सेसफुल यू हैव टू बी हैव सक्सेस विद कैरेक्टर। तो स्पीड इज़ गुड बट यू नीड टू हैव अ राइट डायरेक्शन जो मैंने अपनी किताब में भी बताया हुँ। है दैट रोल ऑफ ए मेंटर, रोल ऑफ ए गुरु, इट कुड बी योर फैमिली मेंबर, पेरेंट्स, अ गुड फ्रेंड, सीजन मेंटर, बट वी ऑल नीड मेंटर बिकॉज़ जीवन के किसी दोराहे पे, चौराहे पे हमें ये महसूस होता है कि हमें डायरेक्शन दे दे। हमें अपनी मंज़िल भी पता है, लेकिन कई बार रास्तों में हम भटकने लगते हैं। तो एक सही परामर्श, एक सही पैट ऑन द बैक मीन्स अ लॉट। जब लोग कामयाब होते हैं, एक मुकाम हासिल कर लेते हैं, तो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा एरोगेंट आता है, देखने को मिलता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल भी होते हैं। तो मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि सक्सेस होने के बाद क्या इंसान में एरोगेंट आता है या अकाउंटेबल? अ, अगर सक्सेस मैंने बोला कि सही सक्सेस हम जभी मानते हैं जब आपको ह्यूमिलिटी और बिलॉन्गिंगनेस आती है समाज में क्योंकि सक्सेस का क्या मतलब है? आज मैं अमीर बन जाऊँ, आज मेरे पास अथाह पैसा आ जाए, आज मेरे पास 4 गाड़ियाँ आ जाएँ, मैं क्या करूँगा उसका? मैं चाहूँगा मैं अपने फैमिली मेंबर्स को उसमें घुमाऊँ। मैं चाहूँगा अपने आस-पास सोसाइटी में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मैं हेल्प कर पाऊँ, उनके काम आ पाऊँ। ये नहीं कि मैं किसी को बेइज़्ज़त करूँ। तो ये सबसे पहले ह्यूमन वैल्यूज़ का पार्ट है। सक्सेस, फेलियर इज़ पार्ट ऑफ आवर प्रोसेस और प्रैक्टिसेज़ जो हम करते हैं किसी काम को करने में, कोई बिज़नेस करने में, कोई नौकरी करने में, कोई और व्यवसाय करने में, उसमें सफलता-असफलता मिलती है, पैसा आता है, पैसा जाता है। पर दूसरे व्यक्ति को इंसान समझना, उसकी ज़रूरत में मदद करना, ये सब इस सक्सेस और फेलियर से कहीं ऊपर है। एक हमारा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे लगता है। एक अनसक्सेसफुल आदमी भी आपकी मदद कर सकता है। मैंने अपनी किताब हुँ। में इस चीज़ का ज़िक्र किया है कि जैसे एरोप्लेन में नहीं बोलते हैं कि आपका नियरेस्ट एग्ज़िट आपके पीछे भी हो सकता है। हाँ। तो जीवन में हमें लोगों को कभी जज नहीं करना चाहिए, मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में। आपको पता नहीं कौन आपके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है और आपको भी वैसे ही रहना चाहिए। अगर आप जेन्युइनली किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो आपको करनी चाहिए और और सही सफलता आपको हम्बल बनाती है। जैसे एक वृक्षदार पेड़, एक फलदार वृक्ष हुँ। जो झुकता है, हमारे सनातन धर्म में भी यही बोला गया है और इसमें सुख भी है। आप किसी की मदद सच्चे दिल से करते हैं और वो आपको सच्चे दिल से थैंक यू बोलता है। ज़िंदगी का मज़ा यही है। टैक्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, तो इसे आम जनता कैसे समझे? अ, बहुत अच्छा सवाल है ये और आपने कहा कि मेरी पहली बुक हालाँकि ये मेरी दूसरी बुक है। पहली मेरी बुक थी डिजिटल इकोनॉमी टैक्सेशन क्योंकि मैं टैक्स का प्रोफ़ेशनल हूँ, तो टैक्स के ऊपर मैंने कोशिश करी थी। वो बुक अच्छा रिसीव करी लोगों ने, पर वो जनरल ऑडियंस के लिए शायद नहीं समझ में आई। तो आपका सवाल जो आपने बोला कि टैक्स कॉम्प्लेक्स है, लोग नहीं समझना चाहते। मेरा अपना तरीका क्या है कि चीज़ को टैक्स को समझने के लिए आपको पहले बिज़नेस समझना पड़ता है। जिस बिज़नेस पे आपको उसको अप्लाई करना है। अगर आप बिज़नेस समझते हैं और फिर उसको टैक्स को अप्लाई करते हैं, तो चीज़ें बहुत ही कॉन्टेक्सचुअल और रेलेवेंस हो जाती हैं, फिर चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। अगर आप ऐसे ही कोई टैक्स का सेक्शन पढ़ेंगे, तो आप शायद कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। मुझे नहीं पता हुँ। शिपिंग कंपनी में क्या होना है, मुझे नहीं पता ट्रेडर क्यों इतने परसेंट टैक्स पे करेगा। लेकिन जब आप अपने बिज़नेस को, उसके फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करके तब उस लॉ को अप्लाई करते हैं, तो आपको लॉजिकल लगने लगता है। तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स है,
कन्वीनिएंट लगने लगती हैं। मैं ऐसे ही करता हूँ, आपको भी ऐसे करना चाहिए। महँगाई बढ़ने का क्या रीज़न है? अब तो सस्ती हुई है 22 सितंबर के बाद, जीएसटी 2.0 में सारे टैक्स जो 12% वाले थे, 28% वाले थे, वो घट के अब 18 या 5 रुपए चले गए हैं, तो अब तो काफ़ी चीज़ें कम हुई हैं। पर ऐसा भी तो होता है ना कि बहुत सारी मतलब मैं इस पे पॉलिसी से बात करना चाहती हूँ। जब भी संसद में कोई बिल पेश होता है, ज़्यादातर तो हमें बस लड़ाई-झगड़े देखने को मिलते हैं। लेकिन संसद में जब भी कोई बिल पेश किया जाता है या कोई पॉलिसीज़ आम जनता के लिए लागू की जाती है, तो वो सब जगह लागू नहीं होती है। अगर ग्राउंड हकीकत देखें तो नहीं होती है। तो उसका क्या कारण है? मुझे लगता है टैक्स कलेक्शन और पॉलिसी एग्ज़ीक्यूशन हुँ। कहीं न कहीं पॉलिसी एग्ज़ीक्यूशन में गैप रह जाता है, जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, तो शायद जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं गवर्नमेंट के वो मिलेंगे। ज़मीनी लेवल पे एग्ज़ीक्यूशन पॉलिसी का कई बार नहीं हो पाता है, तो अगर हम उस तरफ थोड़ा ध्यान दें, तो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स मिलने चाहिए। आपने साइबर सिक्योरिटी में भी काम किया है और कर भी रहे हैं। तो इसको लेकर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा साइबर अटैक्स हो रहे हैं और इवन डिजिटल अरेस्ट के बारे में बहुत लोग नहीं भी जानते। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में समझाएँ कि डिजिटल अरेस्ट क्या है, कैसे बचा जा सकता तो हालाँकि मैं इस विषय का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने एलएलएम किया है साइबर लॉ में और क्योंकि आने वाला समय ही डिजिटल है और आपको समझना चाहिए कि जो चीज़ें हमने फिज़िकल वर्ल्ड में सीखी थी, वो सब अब डिजिटल में है? हो रहे हैं। डिजिटल में आपकी आइडेंटिटी, आपकी स्टेटमेंट और आपकी प्राइवेसी, उन सबको उतना ही इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए जो आपके फिज़िकल वर्ल्ड में थी। तो डिजिटल अरेस्ट भी बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड्स में ये है कि आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया जाता है। आपके मूवमेंट को, आपके ट्रांज़ैक्शन को या आपके प्रोसेस को, जहाँ पे आप किसी और के इशारे पे नाच रहे होते हैं, चाहे वो अपने अकाउंट के डिटेल हों या आपके पर्सनल डिटेल्स हों, जो कि बहुत ही भयानक स्थिति होती है। आरबीआई और बाकी हमारे सरकारी जो घटक हैं, वो बताते रहते हैं कि हमें अनजानी चीज़ों पे, अनजाने लिंक पे, अनजाने कॉल पे, किसी अनजाने व्यक्ति को अपने ओटीपी या इन सब चीज़ों को नहीं शेयर करना चाहिए। जल्दी हमें अपने डिटेल्स शेयर नहीं करने चाहिए, ख़ासकर जब कोई नई कॉल हो, वेरिफाइड कॉल हो। तो ये हमारा बेसिक चेक है, हमें इनसे ध्यान रखना चाहिए। बेरोज़गारी का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? अ, बेरोज़गारी का रीज़न बेरोज़गारी तो बहुत पुरानी चीज़ है, लेकिन हम सिर्फ़ बेरोज़गारी बोल के अपनी चीज़ को श्रग ऑफ नहीं कर सकते। हमें अपनी नॉलेज और अपने टैलेंट को क्रेडिबल बनाना पड़ेगा। हम ये तो नहीं कहते कि एक 1.4 बिलियन सबको नौकरी का अवसर बराबर हैं। कई लोगों को अवसर मुश्किल हैं, कई लोगों को हुँ। आसान हैं। लेकिन जिन लोगों को अवसर चाहिए, उन लोगों को अपने स्किल पे मेहनत करनी पड़ेगी। आने वाला टाइम वाक़ई कट थ्रोट कॉम्पिटिशन का है। बहुत सारी रूटीन एक्टिविटीज़ खत्म हो जाने वाली हैं। तो हमें अपने आप को क्रेडिबल प्रूफ बनाना पड़ेगा। कंप्लेन करने से बात नहीं बनेगी। तो ज़्यादा मेहनत करनी है हमको और फिर जॉब बहुत मिलेंगी। टेक्नोलॉजी शायद ऐसा भी पॉसिबल कर दे कि हमें अलग-अलग शहरों में जाके रिलोकेट ना होना पड़े। हम अपने खुद के शहर, अपनी मिट्टी में रह के डिजिटली कनेक्ट होके अपना योगदान दे सकें और अपनी जीवन भरपूर जी सकें। हाँ, ऐसा भी होता है कि बहुत लोग बहुत टैलेंटेड भी होते हैं और बहुत हार्ड वर्किंग भी होते हैं, मेहनती होते हैं। एक्चुअल में वो लोग डिज़र्व भी करते हैं, एक अच्छी पोस्ट पे। लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग जो बहुत ही ज़्यादा कुछ मेहनत ज़्यादा करते नहीं हैं, स्मार्ट वर्क काम करके, स्मार्टली करके और वो बहुत टॉप पे पहुँच जाते हैं और जो बहुत ही मेहनत करते हैं, जो सच के रास्ते पे चलते हैं, वो नहीं पहुँच पाते हैं। तो आप इसको क्या कहेंगे कि ये किस्मत है या देखिए, किस्मत तो कह के आप चीज़ों को ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं करना है, किस्मत ही सब कुछ डिसाइड करेगी। पर हाँ, ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग जल्दी सफलता प्राप्त कर लेते हैं और बाकी लोग जो बहुत मेहनत करते हाँ। हैं, अथक प्रयास भी करते हैं, उनको शायद वो मौके जल्दी नहीं मिल पाते हैं। पर जो आप लोग सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को और आपको अपनी ज़िंदगी थोड़ी हैवी लग रही है, तो आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी कि आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। And when I'm saying this, I'm saying it with full humility and responsibility. I can count on my own experiences in life. आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती है और सिस्टम स्लो होता है,
लेकिन आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती है। आप अपनी मेहनत करते रहिए और आपको आपकी सफलता ज़रूर मिलेगी। समय लगता है, पर ऐसा नहीं है कि उसकी कोई पूछ नहीं है। किसी को जल्दी मिल रही है, ये रीज़न नहीं है कि आप अपनी मेहनत करना छोड़ दें। मतलब मेहनत करते रहना चाहिए जी तभी हाँ, आपको कुछ हासिल होगा। वो प्रयास ही आपके प्रारब्ध का जादू है, यही मैंने बोला। मेरी किताब का सेंट्रल थीम ही यही है, द मैजिक ऑफ एक्स्ट्रा। एवरेज काम तो हर कोई कर रहा है, बट हुँ। वो एक्स्ट्रा केयर, वो एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन, वो एक्स्ट्रा फ़ोकस जिससे मेरा काम दूसरे से स्टेप अप हो जाए, जिससे मेरे काम दूसरे से अलग से दिखने लगे। चाहे वो एक एक्टर हो, पीछे 10 पीछे डांस कर रहे हैं, एक डांसर आगे डांस कर रहा है। एवरीबॉडी लुक्स एट द सिंगल पर्सन, नॉट द पीपल बिहाइंड। सो हमको वो एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा अपने काम में, टू बी स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द क्राउड। दैट इज़ द पावर ऑफ एक्स्ट्रा। सिस्टम को ब्लेम करना एक्सक्यूज़ है या फिर वैलिड? मेरा आपसे ये कहना है कि अपना सीसीटीवी हमें हमेशा ऑन रखना चाहिए और ये वो वाला सीसीटीवी नहीं है कि जो घर में लगता है, ऑफ़िस में लगता है। ये सीसीटीवी से मेरा मतलब मेरी किताब में जो मैंने सीसीटीवी डिफ़ाइन किया है, where C stands for consistency, another C stands for commitment, T stands for your invaluable time and V stands for your value system. अगर हम अपना ये सीसीटीवी ऑन रखते हैं और अपनी मेहनत जारी रखते हैं, तो हमें सूनर देन लेटर कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। और एक बात और याद दिला दें, आपके जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी गवर्नमेंट के, किसी बॉस के, किसी सिस्टम के हाथ में नहीं है, आपके खुद के हाथ में है। So you are the boss of your own destiny. Don't blame others. Take the responsibility and add your extra to your ordinary things and become extraordinary. एक हैबिट जो फॉरेन प्रोफेशनल्स में ज़्यादातर देखने को मिलती है और उससे एक पॉज़िटिव चीज़ देखने को मिली है आपको आउट ऑफ कंट्री में, जो इंडिया में भी होनी चाहिए। I think they value time and they are very systematic, system oriented. हम कई बार जुगाड़ और समय को उतना महत्व नहीं देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कितनी आसानी से हम कहते हैं कि समय निकल गया, लेकिन एक-एक सेकंड हमारा गिना हुआ है। हमको समय की वैल्यू करनी चाहिए। अ, जैसे एक कोट भी है, इट्स बेटर 3 आवर्स टू अर्ली देन 1 मिनट टू लेट। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें समय का महत्व समझना चाहिए और सारी चीज़ें पूरी दुनिया समय से चलती है। अगर हम इसको महसूस करें, समय का हमेशा अपना सदुपयोग करिए, समय कभी वेस्ट मत करिए, ये दोबारा नहीं आएगा। लो जनता जो है वो टैक्स पे करती है, तो उसके बाद भी कुछ इश्यूज़ अभी तक सॉल्व नहीं हो पाते हैं। चाहे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि सड़कों को लेकर हम टैक्स पे करते हैं, हाईवेज़ में टैक्स पे कर रहे हैं, हर चीज़ में हम टैक्स देते हैं। तो वो गैप क्यों रह जाता है? क्या रीज़न है? सरकार की कुछ गलती होती है या कुछ देखिए, अब तो तारीफ़ करनी पड़ेगी गडकरी जी की, जिस तरह से लेफ्ट, राइट, सेंटर हमें नेशनल हाईवे बने हुए मिल रहे हैं। आप किसी भी तरफ देख लीजिए, ढाई 3 घंटे में आप एक शहर से दूसरे शहर आसानी से पहुँच रहे हैं। तो इससे पहले मुझे लगता नहीं 10 साल पहले इतना कभी काम हुआ था रोडों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। हर जगह कोई पुल बन रहा है, कोई टनल बन रही है, कोई मेट्रो स्टफ हो रहा है। फिनोमिनल वर्क। मुझे लगता है पॉलिसी में प्रॉब्लम नहीं है, कहीं एग्ज़ीक्यूशन में, लोकल लेवल पे उसको क्रियान्वित करने में कमी ज़रूर है। अगर हम वहाँ पे थोड़ा काम करें तो गवर्नमेंट की इंटेंशन तो क्लियर है। लोकल लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे क्लियर है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे थोड़ा हमें गैप है, जिसको हमें फिक्स करना चाहिए, वहाँ काम करने की ज़रूरत है। तो ये रैपिड फायर राउंड है सर, तो इसमें हुँ, मैं मतलब एक लाइन में बता देना या फिर जैसे भी आपको ठीक लगे। जी। आज के यूथ के लिए सबसे बड़ी टैक्स नहीं दिखने वाली कॉस्ट क्या है? तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो फ़ोकस है, वो डाइवर्टेड है। हमें हमारा फ़ोकस अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन हमारा अपने ऊपर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। एआई के इस दौर में कौन-सी ह्यूमन स्किल सबसे पहले बेकार हो जाएगी और कौन-सी स्किल हमेशा प्राइसलेस रहेगी आने वाले टाइम में? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल साक्षी आपने पूछा है और ये मुझे लगता है हर किसी को समझने की ज़रूरत है। जो हमारे रिपिटिटिव, मंडेन और रूटीन जॉब हैं, वो एआई आसानी से कर सकता है। हमने मशीन को इतना कैपेबल बना दिया है कि वो हमारा कीमती समय, हमारे क्रिएटिव
और वैल्यू एडेड काम के लिए छोड़ दे, तो क्या बचा हमारे पास? क्रिएटिविटी और वैल्यू एडिशन। हम अगर वो नहीं करेंगे, तो हम सब कुछ मिस करेंगे, क्योंकि बाकी काम तो हमने मशीन को सिखा ही दिया है और रोज़ मशीन सीख रही है। अगर फेलियर रिपीट हो रहा हो तो प्रॉब्लम सिचुएशन में होती है या माइंडसेट में? फेलियर इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। आप कोशिश करते रहिए, आप देखिए कहाँ पे कमी रह गई है। फेलियर का मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ ठीक था, फिर भी फेल हो गया। हमें उसको एनालाइज़ करना चाहिए कि भई मेरे पढ़ने में या मेरे लिखने में या मेरी टाइमिंग में या मेरे समझ में किसमें फ़र्क है। तो मैं उसको अगर शार्पन करूँगा और अगली बार दोबारा प्रयास करूँगा और ज़्यादा प्रयास करूँगा, तो यकीनन सक्सेस मिलेगी। अगर एक्स्ट्रा एक डेली हैबिट हो तो वो हैबिट क्या होनी चाहिए? ये भी बहुत खूबसूरत सवाल है। मुझे लगता है हमें अपने दिन को सोच के खर्च करना चाहिए। इस दिन में हमारा आज क्या हम इस दिन से एक्सपेक्ट करते हैं, वो दिमाग में हमारे ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि सूर्य एक बार उगा है, शाम को ढल जाएगा और ये दिन दोबारा नहीं आएगा। तो आज के दिन से मैं क्या चाहता हूँ, ये मेरा क्लैरिटी होनी चाहिए। और ये मैं जब कहता हूँ, तो सिर्फ़ ऑफ़िस का काम ही नहीं है। आप एक पूरा जीवन जी रहे हैं, तो ऑफ़िस उसका एक हिस्सा है। तो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो चीज़ से आपको मतलब जिस चीज़ से आपको मैं कहूँगा कि आप तसल्ली मिलती है और अच्छा महसूस होता है। आप सोचिए पूरे दिन में आप उतना किस टाइम में लगाएँगे, आपकी सेहत के लिए काम करेंगे, आप अपने परिवार के लिए देखेंगे या क्या करेंगे? क्या वो चीज़ जो आप मिस नहीं करना चाहते, वो आप ज़रूर करें, क्योंकि ये खूबसूरत समय दोबारा नहीं आता। आप क्या चूज़ करेंगे, रिस्क या स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी तो कुछ है ही नहीं, हम इस समय बैठे हैं और सब कुछ बाहर बदल रहा है, तो स्टेबिलिटी तो मिसनोमर है। हमें हमेशा तैयार रखना चाहिए अपने आप को नई सिचुएशन को फेस करने के लिए, एम्ब्रेस करने के लिए रिस्क। और वो कैसे करेंगे? जब हम अपने आप को लगातार अपडेट रखेंगे, रेलेवेंट बने रहेंगे। सीए कर लिया, नौकरी लग गई, हुँ। अब अपने आप ही सब कुछ होता चला जाएगा, नहीं। आपको नई टेक्नोलॉजी, आपको नए अमेंडमेंट्स और इंडस्ट्री की प्रैक्टिसेज़ को एम्ब्रेस करना पड़ेगा टू राइज़ अप इन द टोटेम पोल। तो रिस्क तो लेना ही है। हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? दोनों, हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। स्मार्ट वर्क हेल्प्स यू टू डू हार्ड वर्क बेटर। फेलियर क्या है, फ़ियर है या फ्यूल? अगर आप अपना गोल जानते हैं, अगर आप वाक़ई मोटिवेटेड हैं और आपको अपनी कोई उद्देश्य है जीवन में, तो फेलियर आपके लिए मोटिवेशन का काम करता है। और अगर आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को कर रहे हैं, तो फेलियर आपको डिप्रेस ही करेगा, डिस्पोंडेंसी लाएगा और आप उस काम को करना बंद कर देंगे। मुझे लगता है हमें जीवन में एक उद्देश्य रखना चाहिए और उसी उद्देश्य के साथ हमें अपने काम करने चाहिए। तो फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, जो और अच्छे काम करने से, दोबारा मेहनत करने से, ज़्यादा प्रयास करने से सफलता में परिवर्तित हो ही जाती हैं। एक स्किल जो यूथ को सीखने की ज़रूरत है आज के डेट में? डिजिटल फास्टिंग थोड़ा नया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल की अधिकता जो हमारे मेंटल कंसंट्रेशन को ब्रेक कर रही है और ख़ासकर यूथ जो बेचारे अभी स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई और प्रयास अपना कर रहे हैं। मोबाइल को ऑन करते ही इतने सारे हमारे डिस्ट्रैक्शंस हैं सोशल मीडिया के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर हमें इस चीज़ से समझने की ज़रूरत है कि हम पूरे दिन में कुछ ऐसा समय ज़रूर निकालें जिसको हम डिजिटल फास्टिंग बोलते हैं। जहाँ पे अपने से बात करें, अपने परिवार से बात करें, इस सुंदर प्रकृति से बात करें हुँ। और इंसान बनने की कोशिश दोबारा करें। मनी गिव्स अ फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो मनी gives you freedom, no doubt about it, because then you are not bound to rules. You can pursue your life the way you want. But it also comes with a responsibility. You हुँ। can't just get carried away. You just can't ignore other people around. Since you are well-to-do, you just looking down upon others. वो गलत है। पैसा आपको आज़ादी ज़रूर देता है, लेकिन दूसरे का मखौल उड़ाने की आज़ादी नहीं। समाज में ज़िम्मेदारी से रहने का हक। सक्सेस का रियल साइन क्या है? इंडिपेंडेंस। आप अपनी ज़िंदगी और अपने एक दिन को अपने हिसाब से चला सकें
और आप ज़रूरतमंद और जहाँ भी आपकी आवश्यकता है, आप वहाँ अपने आप को पहुँचा सकें और ज़िंदगी को पूरी तरह से जी सकें। जब मैं कहता हूँ पूरी तरह से, आज मेरा मन कुछ करने का नहीं है, तो मैं सिर्फ़ मौसम का लुत्फ़ लेना चाह रहा हूँ। आज मेरा मन दूसरे शहर जाने का है, तो मैं दूसरे शहर चला गया। आज मेरा मन ऑफ़िस की मीटिंग करने का है, तो मैंने वो भी कर लिया। पर ये स्टेज आने में टाइम लगता है, लेकिन माइंडसेट हमारा यही होना चाहिए कि हमें फाइनेंशियली फ्री होना है। और वो फाइनेंशियली फ्री कैसे होते हैं? जब हमारा एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम भी होता है। नौकरी, पेशा ये सब ठीक है, पर हमें एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम भी सोचना चाहिए लॉन्ग रन में टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। एक्स्ट्रा एक वर्ड में। Putting your heart and soul together to do what you pursue is extra. And just to add, extraordinary comes not by doing something different. I mean, different daily, but doing things differently. What you do, then your extraordinary comes. तो दोस्तों आज हमने काफ़ी कुछ सीखा जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार और एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाला है क्योंकि आज का पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ लाइफ लेसन पे नहीं था बल्कि आपकी ऑर्डिनरी लाइफ को कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं उन सभी पे आज हमने बात करी। हमने टैक्स की बात करी, हमने इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं हमने इस पर भी बात करी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और काफी सारे जो क्वेश्चन थे वो भी आपको क्लियर हो चुके होंगे।